जय हिंद साथियों। मैं यूं कहूंगा कि फिजिक्स के टॉपिक उठाने के बाद आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से एक बार केमिस्ट्री के सेगमेंट का, मैं यूं कहूंगा रसायन विज्ञान के बारे में। तो अपन एक सिंपल सा एक टॉपिक उठा के लाए हैं जहां से सवाल बनने के चांस बने रहते हैं। उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब ये क्या होती है, नाम से ही सबको पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी अपन टॉपिक या सब टॉपिक्स उठा के लाएंगे, सब टॉपिक मतलब क्या होता है कि इस टॉपिक का ही कोई भाग, देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपन ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं उठा के लाएंगे, या यूं कहूंगी बहुत ज्यादा कचरा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अपने सिलेबस को लेंथी नहीं करना है अपने को। अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो यूं कहूंगा कि एग्जाम के अंदर बार बार आते हैं या आने की संभावना रहती है। आपने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं उनके ऊपर जोर देना, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। आपने मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ा है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, पूछ लेगा आपको कि घंटी धातुएं कौन सी है। आपने अभी तक पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, पूछ लेगा कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग होता है। आपने अभी तक अम्ल क्षार पढ़ा है, वो पूछ लेगा अम्ल क्षार के बारे में। आपने अभी परमाणु के बारे में पढ़ा है तो वो आपको पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, या रदरफोर्ड के मॉडल का नाम क्या था। मतलब जितने भी बेसिक सवाल बन सकते हैं, जैसे जैसे जिस टाइप आपने अभी तक मैं यूं कहूंगा परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, चेंजेस के बारे में पढ़ा है, वो भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का सवाल पूछ सकता है। अभी अपन लेकर के आए रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बता दूं कि बहुत ज्यादा बड़ा अपना ये टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, बातों बातों में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है रासायनिक, यानी कि आप खुद समझ गए कि रसायनों का खेला है, या यूं कहूंगा कि केमिस्ट्री की बात है, रसायन विज्ञान की बात है। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना, अभिक्रिया का मतलब होता है क्रिया करना, अंदर अंदर साथ में कुछ मेल मिलाप होना, कुछ बनना, कुछ टूटना, कुछ जुड़ना, कुछ अपघटन होना, इन चीजों को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। मैं सिंपल सीधी सी मैं यूं कहूंगा, अच्छा मैं आपको ये नहीं लिखवाऊंगा कि लिखो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, नहीं भाई, 6th-7th क्लास की बातें हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। सबसे पहली बात एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैं अगर यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो अपन बोर्ड के सेगमेंट कर लेते हैं ताकि अपने पढ़ने में इजीनेस होगी। अगर मैं सबसे छोटी सिंपल सी बात लिख दूं, क्या A+B और तीर चला के लिख दूं C+D। अच्छा अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा थोड़ा सा क्या, कि अगर मैं इसी चीज को कॉम्प्लेक्स करना चाहूं, इसी चीज पे आपका समय खाना चाहूं, तो मान के चलो मैं एक क्लास खा जाऊंगा रासायनिक अभिक्रिया बताने का कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पर नहीं, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि जितना संभव हो सके अपन अपने समय को बचाएंगे, अपने टाइम को बचाएंगे, और वही चीज पढ़ेंगे, उसी वे में पढ़ेंगे, उसी थीम से पढ़ेंगे जिससे सवाल बनते हैं। टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं उठाएंगे फालतू की कि इसको बस बड़ा बना दिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले माहौल बनाऊंगा, डराऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या ना। सिंपल सी बात है, मैंने आपके सामने लिखा है क्या, A+B से C+D। मैं यहाँ तीर के ऊपर लिख देता हूं, मैं यहाँ तीर के ऊपर लिख देता हूं उत्प्रेरक, तीर के ऊपर लिख देता हूं उत्प्रेरक। मैं तीर के ऑब्लिक लगा के लिख सकता हूं प्रकाश, मैं इसको हटा करके लिख सकता हूं एंजाइम, मैं यहाँ और ऑब्लिक लगा के लिख सकता हूं क्या, मैं यहाँ और लिख सकता हूं उत्प्रेरक वर्धक, कुछ भी आप बोलो। सर इनका मतलब क्या है, समझाता हूं। सबसे पहली बात तो जब बात आती है किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, A+B से C+D का मतलब क्या हुआ सर। तो देखो समझना, जो 7th क्लास के अंदर बातें आ जाती है, 7th में, 8th में, 9th में क्या बातें आती है
कि रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलके दो या दो से अधिक या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो भैया ये जो तीर लगी हुई होती है ना, तीर तो समझते हो आप, ये तीर लगी हुई इसका निशान किस तरफ है, C+D की ओर है। तो ऐसा कहते हैं कि जिस तरफ तीर का निशान हो उनको तो बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। उनको बोलते हैं उत्पाद, यानी कि इनका नाम क्या होगा, इंग्लिश में इनको बोल देते हैं प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं इनको? प्रोडक्ट। और जिस तरफ से तीर आई है उनको बोलते हैं क्रिया कारक। क्या बोलते हैं जवानों? क्रिया कारक, यानी कि इंग्लिश में इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट्स। लिख देते हैं अपन यहां पे रिएक्टेंट्स। अब आप बोलोगे सर अब हमें बता दो। मैं देखो बता तो सारी चीजें रहा हूं, लेकिन उस वे में नहीं जिस वे में बच्चों को बताते हैं। आपको मैं वैसे बता रहा हूं जैसा आपका लेवल है, जिस एग्जाम के अंदर आप बैठने वाले हैं, मैं उस अंदाज में बता रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया होती है या वह प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलके उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप चाहो तो मेरी भाषा पकड़ के लिख सकते हो, अगर किसी भाई को याद नहीं रहता है, अगर किसी भाई के समझ में नहीं आता है तो आप चाहो तो अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। उसमें आप लिख सकते हो कि रसायन विज्ञान की वह क्रिया या रसायन विज्ञान में होने वाली वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आप बोलोगे सर हमें इस तीर के ऊपर लिखी हुई चीजों से तो कुछ मतलब ही नहीं है। फिर नहीं, मतलब है जवानों। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी क्रिया होती है तो उसमें या तो उत्प्रेरक काम आता है, या उसमें एंजाइम काम आता है, या उसमें प्रकाश काम आता है, या उसमें वर्धक काम आता है, या कोई और तत्व काम आता है। जरूरी भी नहीं है कि ये काम आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीजें प्रयुक्त होती है। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, आप सबने सुना होगा फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है पादपों में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पादपों में भोजन का निर्माण होता है, पादपों में भोजन का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो वहां पे लिखा जाता है सूर्य प्रकाश। क्या लिखा जाता है? सूर्य प्रकाश। यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना सूर्य प्रकाश के नहीं संभव हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजें अपने आप ही हो जाती है जिनको कोई भी टाइप के, मैं यूं कहूंगा कि एसेसरी चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जिनमें प्रकाश की, विद्युत की, वर्धक की, एंजाइम की, उत्प्रेरक की, इनकी आवश्यकता होती है। कई ऐसी प्रोसेस होती है, कई ऐसी क्रियाएं होती है जिनमें मैं यूं कहूंगा कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, कि उनमें टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। जैसे कई क्रियाएं होती है वो 580 केल्विन पे होती है, तो भैया वो 580 केल्विन पे ही होगी, वो 480 केल्विन पे भी नहीं होगी, और वो 680 केल्विन पे भी नहीं होगी। यानी कि उसमें किसका खेला है? टेम्परेचर का। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या? ताप। अरे कई होती है दाब भी मांगती है कि इतना प्रेशर होगा तो ही क्रिया होगी। यानी कि किसी भी क्रिया को होने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, एंजाइम, प्रकाश। इन चीजों की उपस्थिति में वो क्रिया आसानी से संपन्न हो पाती है, या मैं यूं कहूंगा कि इफेक्टिवली हो पाती है। मेनली अपने को क्या बताना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो मैंने बता दिया। क्या? दो या दो से अधिक क्रिया कारक। हमेशा किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारक या रिएक्टेंट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। क्रिया कारक मिलेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी एक बात, कोई इसमें कोई लोचा नहीं है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अपन उठाते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको परिभाषा पता चल गई है तो प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहला प्रकार अपन उठाते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी उठाते हैं जवानों? संयोजन अभिक्रिया। तो आप बोलोगे सर ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो हमेशा एक बात याद रखना भैया, केमिस्ट्री में नाम का खेला होता है, नाम पकड़ना होता है। साइंस के अंदर आपको नाम पकड़ना होता है, नाम कुछ कुछ बोल जाता है आपको। जहां तक पॉसिबल हो आपको इंफॉर्मेशन नाम से ही मिल जाती है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, एडिशन, योग,
मैं इसको योगात्मक अभिक्रिया बोल सकता हूं, मैं इसको एडिशन रिएक्शन बोल सकता हूं, मैं इसको संयोजन अभिक्रिया बोल सकता हूं, मैं इसको जोड़ अभिक्रिया बोल सकता हूं। आप बोलोगे सर क्या मतलब हुआ? मैं ये कहूंगा संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, फिर से वही बात कि मैं 6th क्लास 7th क्लास वाली परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल से समझाया, आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने कहा 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलने से उत्पाद का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात थी, बात खत्म। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला अपन ने उठाया संयोजन अभिक्रिया। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो मैं आपको सिंपल सीधे शब्दों में बोलूं तो मैं यूं कहूंगा 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। आप बोलोगे सर हम समझे नहीं अभी भी, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मैं यूं बोलूंगा, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कार्बन को मैं अगर जला देता हूं, कार्बन है जिसकी अवस्था क्या है? S, मतलब सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन क्या है? गैस। मैंने इसको जला दिया, क्या बन जाएगा? ये राख, धुआं ही धुआं हो जाएगा भैया, कुछ भी नहीं दिखेगा, ये गैस से रिलीज हो जाएगी। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। कैसे सर, हम कैसे समझे? एक्सप्लेन कर दो। हाँ जरूर। मैंने कहा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइंड होना, साथ में मिल जाना। तो इसका मतलब क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड। क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जवानों आपको दिख रहा होगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, या यूं कहूंगी कार्बन ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल गया और अपने को मिला क्या? और अपने को मिला क्या? CO2 गैस मिली है। मैं आपके ब्रैकेट में SgG ये लिखते चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या यूं कहूंगा अवस्था के बारे में, मैंने ठोस अवस्था पढ़ाया, मैंने द्रव्य अवस्था पढ़ाया और गैस अवस्था पढ़ाया। दैट मीन्स आई कैन से मैं आपको तीनों टाइप की अवस्थाएं, तीनों टाइप की मैटर की जो स्टेट होती है, भौतिक अवस्थाएं होती है, मैं पढ़ा चुका हूं। कि S का मतलब होता है वो अपना प्रयुक्त पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में है, G का मतलब होता है जो पदार्थ है वो गैस अवस्था में, L का मतलब होता है वह पदार्थ आपका द्रव अवस्था में। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर से मैंने एक बार बता दिया है कि जो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं वो उसकी अवस्था होती है। यानी कि कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, आपने इसको जला दिया, CO2 मिला, धुआं ही धुआं हो गया, ये कैसी है? गैस है। संयोजन अभिक्रिया अपनी प्रूव हो गई। कैसे? 2 या 2 से अधिक अभिकारक या 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, या यूं कहूंगा कि ज्यादा क्रियाकारक मिलकर के कम उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सर एक एग्जांपल और दे दो। हाँ बिल्कुल, एक एग्जांपल और की मैं बात करूंगा। 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 से 2mgO, 2mgO। सर ये क्या है? ये भी आपकी एडिशन या यूं कहूंगा संयोजन अभिक्रिया। कैसे? 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, MgO का राख मिला, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये ऑक्सीजन क्या है? गैस। ये क्या है? सॉलिड। अरे मैंने कहा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो आपको 2mgO मिलेगा। ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें देख लो उत्पाद मिले हैं, सॉरी क्रियाकारक मिले हैं और उत्पाद का निर्माण हुआ है। ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट उठाते अपन इसका विपरीत। सर इसका विपरीत क्या? आप खुद बता दो, जुड़ने का विपरीत क्या होगा? अरे हिंदी इतनी तो आती होगी, हिंदी इतनी तो आती होगी। सुख का विलोम शब्द दुख होता है, सुबह का विलोम शब्द शाम होता है, वैसे ही संयोजन का विलोम शब्द वियोजन होता है। देखना नेक्स्ट अपना है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोसिएशन, वियोजन अभिक्रिया। आप बताओगे ये क्या है या इसकी परिभाषा क्या है? सर हम कैसे बताएंगे? अरे जब आपको संयोजन की अभिक्रिया की परिभाषा आती है, जब आपके संयोजन समझ में आती है तो आपको वियोजन भी आती है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं बताता हूं आपको कैसे। संयोजन का एकदम उल्टा। कैसे सर?
आपको मैंने आपको बताया परिभाषा संयोजन अभिक्रिया की कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। तो आप वियोजन के लिए बोल दो कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक टूट करके एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया। या यूं कहूंगा कि इसमें टूटेंगे, जो चीज अपने प्रयुक्त होगी वो टूटेगी अपने कंपोनेंट्स में। कैसे देखना एग्जांपल, अरे ये चीजें एग्जांपल से ही समझ में आती है भैया, CaCO3। और वैसे भी आपको भी पता है कि कोई भी आपको 6th क्लास की वहां पे परिभाषा नहीं पूछेगा, एग्जाम के अंदर आपको कोई संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा नहीं पूछेगा। देखना CaCO3 है, गरम कर दिया, CaCO3 को गरम कर दिया, इसको बोलते हैं तापीय अपघटन। अरे डेल्टा जहां लग जाता है ना, उसका मतलब आप उसको हीट दे रहे हो, तापीय अपघटन। क्या नाम है इसका भैया? तापीय अपघटन। अरे अपघटन कहूं या वियोजन कहूं, बात का मतलब तो एक ही है। तो जब तापीय अपघटन होगा किसका? CaCO3 का, तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में। ये है गैसीय अवस्था में है, ये है आपकी सॉलिड अवस्था में, और ये है आपका सॉलिड अवस्था में। आप बोलोगे सर ये है क्या? अच्छा, मैं पढ़ा तो रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया, साथ में मैं आपको भौतिक अवस्थाएं भी बता रहा हूं, मतलब मैं आपका रिवीजन भी करवा रहा हूं। किस चैप्टर का? जो अपन ने तत्व यौगिक मिश्रण चालू किया था, जहां अपन ने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था। मैं वापस ये चीजें भी बता रहा हूं। दूसरी बात, मैं इनके नाम भी बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपकी एक चीज और क्लियर हो रही है, क्या? प्रतीक वाला पोर्शन और इनके नामों वाला पोर्शन। मैं बता दूं भैया, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी कैंडिडेट आवाज नहीं उठाएगा फालतू की कि सर हमें ये चीज नहीं करवाई। आप समझ रहे हैं कि मैं जितना हो सके आपका सिलेबस कम कर रहा हूं। मैं आपको एक ही चीज के साथ में 3 चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं, एक ही बात में 3 बातें समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि एक तो टाइम बचे और एक आपका माइंड अपग्रेड हो, आपका माइंड खुलता जाए कि मुझे किस वे में चलना है, मुझे किस थीम से पढ़ना है। कैसे? मैंने इसका नाम बता दिया, संगमरमर। इसका नाम होता है भैया संगमरमर, या रासायनिक रूप से इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक तौर पर इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ऐसे इसका नाम है क्या? संगमरमर। और ये टूटता है तब इसका नाम आता है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? बिना बुझा चूना। और ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने ये इतनी माथापड़ी यहाँ पे क्यों करी है नाम वाम लिखने की? मुझे तो समझाना है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपके सामने है क्या? कि 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक टूट करके उससे भी ज्यादा अभी उत्पादों का निर्माण करेंगे, यानी कि क्रियाकारक टूट के उत्पाद का निर्माण करेंगे। एक क्रियाकारक टूटेगा, अपने कंपोनेंट्स में बात खत्म नहीं। मैंने कहा ना, साथ में चीजें ग्रिप करते चले, पकड़ते चले। मैंने कहा CaCO3 आपके दिमाग में पहली बात ये याद भी हो जाना चाहिए। आपके पूछा जा सकता है सवाल कि संगमरमर का सूत्र होता है, आपको पूछ सकता है संगमरमर जिसको आप मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं, जो घरों में अपने फर्श का निर्माण करते हैं, उसमें लगाते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, अपने घरों में भगवान की मूर्तियां होती है, स्टेच्यूज होती है, किसकी बने होती है? मार्बल की। पूछ सकता है कि मार्बल का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। वो पूछ सकता है CaCO3 का तापीय अपघटन होगा तो किस में टूटेगा, तो भाई साहब वो 2 चीजों में टूटेगा, CaO में। CaO क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और इसका साथ में CO2 गैस। सवाल कितने बनते हैं समझा रहा हूं, वापस से सुनना। पहला सवाल बन सकता है कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दे देगा, मान लो आपको 2 ऑप्शन दे दिए, ये तीसरा दे दिया ये, और चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। देखो मैं ABCD ऑप्शन बता के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो 6ठी क्लास की बातें हैं। आप आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इतना दिमाग तो खुला हुआ ही होना चाहिए। आपको अगर सवाल पूछ ले कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है
ऑप्शन दे दे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा दे दे इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि ये दोनों तो भाई जुड़ रहे हैं, ये दोनों तो कंबाइंड हो रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये तो संयोजन है। चौथा है नहीं, तीसरे में दिख रहा है हाँ CaCO3 टूट रहा है, मतलब यही वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला सवाल बता दिया। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि संगमरमर का सूत्र होता है, ये रहा संगमरमर का सूत्र CaCO3, तो आपको याद रख के चलना है संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। तीसरी बात वो पूछ सकता है कि CaCO3 का तापीय अपघटन होने से कौन सी गैस निकलती है। CaCO3 जिसको संगमरमर बोलते हैं, इसका तापीय अपघटन होने, तापीय अपघटन मतलब क्या, इसको हीट देने से, ताप देने से कौन सी गैस निकल सकती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये रही CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो आपको पूछ सकता है संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है। अरे जितने सवाल बना सकता है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो आपको पूछ सकता है। वो नाम का पूछ सकता है, वो सूत्र का पूछ सकता है, वो निकलने वाली गैस का पूछ सकता है, वो होने वाली क्रिया का पूछ सकता है, वो उदाहरण का पूछ सकता है। तो याद रखना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3 से CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, निकलने वाली गैस तो है कार्बन डाइऑक्साइड, टूटने वाली चीज है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जो चीज टूटेगी वो है संगमरमर जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं मार्बल। एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया का। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी वही लेके आया हूं जो सदाबहार एग्जाम्पल है, जो आइडियल एग्जाम्पल है। 2H2O कन्वर्ट इनटू, अरे 2H2O क्या, जल की बात कर रहे हैं अपन, कन्वर्ट इनटू 2H2 प्लस O2 में होगा क्या, यहां लिखूंगा मैं विद्युत अपघटन। क्या लिखना है अपने को, विद्युत अपघटन। ये लो विद्युत अपघटन। अपघटन का बात, अपघटन का मतलब वही बात क्या, वियोजन। अब समझना क्या, आपको पूछ सकता है इसमें भी कि 2H2O मतलब जल का विद्युत अपघटन होने से कौन सी गैसें निकलती है। याद रखना भैया, जल के विद्युत अपघटन से दो गैसें निकलती है। स्थिर का मतलब होता है निकलना, दो गैसें निकलेगी, कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस। ये क्या है आपकी गैस है, ये क्या है आपका गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जबकि ये क्या है आपका लिक्विड है, जल है। तो आपको भौतिक अवस्थाओं का पता चल गया, एग्जाम्पल का पता चल गया कि विद्युत अपघटन होता है जब आप जल में विद्युत प्रवाह करोगे, विद्युत का अपघटन करोगे तो जल टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपने संगत घटकों में टूट जाएगा। यही एग्जाम्पल है किसका, यही एग्जाम्पल है किसका, विद्युत अपघटन का। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं विद्युत अपघटन का, 2AgBr। AgBr क्या भैया, सिल्वर ब्रोमाइड। मैंने आपको महत्वपूर्ण यौगिकों में पढ़ाया था कि आप इसका खास तौर से ध्यान रखना भैया, किसका, कि किस में टूटता है, क्या बनता है, 2Ag प्लस Br2। मैंने आपको कहा था कि फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो पीछे के वीडियो देख लें या फिर पीछे की क्लास को वापस रिवाइज कर लें, या आपने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं। अगर मैं अच्छी बात बताता हूं आपको कि क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता है, खाली क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। क्लास अटेंड करके कितना समझ में आया आपको, कितनी चीजें पकड़ी है आपने, कितनी चीजें माइंड में आपके, उनको लिखा हुआ होना चाहिए। वही चीजें सवाल आएगी ना, एक बार याद करा वो कोई ना, तो आप स्वामी विवेकानंद जी है ना मैं स्वामी विवेकानंद हूं कि मुझे याद हो जाएगा। तो आपको वो चीजें समझ करके लिखनी होती है, अपनी भाषा में लिखनी होती है। तो जब भी आप क्लास अटेंड करें साथ में पेन, पेपर, पेंसिल, कॉपी लेकर के बैठे, ताकि जो भी चीजें, कुछ चीजें, सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिखाई जाती, कुछ चीजें बोली भी जाती है। तो जो चीजें बोली जाती है उनको नोट करने का होता है, जो चीजें लिखाई जाती है उनको लिखने का होता है। आप हंगामा तो खड़ा कर देते हो, सर PDF नहीं मिलता है, सर PDF नहीं मिलता है, सर टेस्ट नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर आपको सही कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको सही क्लासें मिल रही है ना तो PDF की जरूरत है और ना टेस्ट की जरूरत है। आपको क्लासें मिल रही है प्रॉपर वे में, आपको इतना सूटेबल, इतने सारे कंटेंट में से, इतने सारे चैप्टर्स में से, इतने सारे कचरे में से अच्छी चीजें निकाल करके कोई दे रहा है तो उनको पढ़ लो ना। वो समझा रहा है आपको तो वो पढ़ लो, याद कर लो उनको, रट लो उनको, समझ लो उनको, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। मान के चलें कि जितना आपको कंटेंट मिल रहा है वो एकदम वेरीफाइड कंटेंट, जो चीजें आपको दी जा रही है सवाल आने के आने हैं, 100% है। बात आई क्या समझ में।
तो आपके 2Ag टूटेगा 2Ag प्लस Br2 में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। ध्यान रख लेना भैया, जो फोटोग्राफी में काम आने वाली फिल्म है वो किससे बनती है? AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड से, जो टूटता है किसमें? Ag प्लस Br2 में। तो सिंपल सी एक बात, अपना टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं का। मैंने कहा दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अपने को इसमें पढ़ना है प्रकार के बारे में। पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, यानी कि इसमें जुड़ेंगे। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, यानी इसमें टूटेंगे। देख लो, इसमें तो जुड़ रहे हैं और उत्पाद का निर्माण हो रहा है, देख लो इसमें टूट रहे हैं और प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट अपन और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रासायनिक अभिक्रियाओं के, केमिकल रिएक्शंस के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो वही बात है अपने तो सेम कि अपन में एक बोर्ड के दो सेगमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलूंगा किसको लेकर के? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को लेकर के। ये बायोलॉजी की चीज है भैया, ये जीव विज्ञान की बात है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण भी एक तरह की क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है, जैव रसायन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। तो कई बार इसका क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। जिस दिन बायोलॉजी का ये टॉपिक उठाएंगे, जिस दिन बायोलॉजी में अपन प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, उस दिन तो पढ़ना है ही, लेकिन आज अपने ये चीज आई है केमिस्ट्री के अंदर, तो अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है इसकी इक्वेशन की, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण की। तो मैं यहाँ लिखा देता हूं आपको इसकी समीकरण। आप बोलोगे सर प्रकाश संश्लेषण की समीकरण? हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की समीकरण होती है 6CO2 प्लस 12H2O। क्या लिखना होता है? 6CO2 प्लस 12H2O से तीर चला दो। वही बात, ये तो हो गए क्या? क्रियाकारक, और तीर के आगे जो लिखेंगे वो होंगे आपके उत्पाद। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सर ये क्या है? समझाते हैं अभी बात को। यहां लिखूंगा मैं सूर्य प्रकाश। क्या लिखूंगा? सूर्य प्रकाश। मैंने कहा था ना, कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई आवश्यकता, या यूं कहूंगा कि उसकी नीड लिखी जाती है। लिख दी मैंने सूर्य प्रकाश। मैं लिख सकता हूं और भी इसके ब्रैकेट में E बराबर H न्यू। क्या है अभी बता देंगे। नेक्स्ट मैं लिखूंगा क्लोरोफिल इन क्लोरोफिल। आप बोलोगे सर क्या मतलब हुआ? और लिख सकता हूं मैं पत्तियों में। सर बात को समझाइए बिल्कुल। और ये क्या है आपकी? तीर चला देते हैं, मतलब आप समझ गए। यहां लिख देता हूं एक और बात अलग कलर से। ये क्या है आपका? ग्लूकोज। ये क्या है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है आपका? जल के अणु। अब आप समझाओ कि सर बात क्या है। मैंने आपको कहा अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 or more than 2 reactants are combined to each other and फॉर्मेशन द प्रोडक्ट। आपका क्या होगा कि वो फॉर्म करेंगे, निर्माण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे किसका? प्रोडक्ट का। वो आपकी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। कैसे? तो देखना, अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात। मैंने कहा इसकी एक इक्वेशन होती है, इसकी एक समीकरण होती है, जिससे इस बात को समझा जाता है। मैंने लिख दिया 6CO2 प्लस 12H2O से C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसका मतलब क्या हुआ? तो समझना, प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बॉटनी के अंदर जितने भी लगभग सामान्यतः जितने भी पादप पाए जाते हैं वे सब के सब स्वपोषी होते हैं। स्व मतलब क्या? खुद। पोषी मतलब क्या? पोषण करना। यानी खुद का पोषण करना का मतलब क्या है? अपने आप का पोषण करने का मतलब क्या है? वे स्वपोषी है, यानी अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। जंतुओं के लिए बोला जाता है कि जंतु विषम पोषी होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। एनिमल्स के लिए, जंतुओं के लिए कहा जाता है कि एनिमल्स या जंतु जितने भी होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। जबकि
जितने भी हरे पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, इनके लिए बोला जाता है ये स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो भाई साहब ये जो आपके सामने समीकरण लिखी हुई है, जो आपके सामने ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन भोजन निर्माण की है। हरे पौधे अपनी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल में, मैंने आपको बायोलॉजी की जब बायोलॉजी की जब अपना सेल की क्लास चल रही थी, जब कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी की क्लास पढ़ रहे थे अपन, मैंने आपको एक अंगक का नाम बताया था जिसका नाम था हरित लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो हरित लवक जो है उसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। हरे पौधों की पत्तियों में हरित लवक नाम का अंग पाया जाता है जिसमें एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। इस क्लोरोफिल नाम के वर्णक में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और 12H2O से C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। मैं वापस बोल देता हूं, हरे पौधों की हरी पत्तियों में हरित लवक में पाए जाने वाले वर्णक क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश या E बराबर h न्यू, ये क्या है, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र E बराबर h न्यू, फिजिक्स में पढ़ाएंगे। कहा जाता है कि हरे पौधों की हरी पत्तियों में हरित लवक के क्लोरोफिल वर्णक में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक ग्लूकोज का या भोजन का निर्माण होना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। सर सवाल क्या बनेगा? बिल्कुल सही बात है। देखो अगर बायोलॉजी से आप रिलेटेड हो या आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप एसटी में नहीं हो तो मैं यूं कहूंगा कि आपके ये चीज बायोलॉजी के हिसाब से भी काम की और केमिस्ट्री के हिसाब से भी काम की है। कैसे आपको पूछ सकता है, अच्छा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण का सवाल तो बनता है केमिस्ट्री के हिसाब से। कैसे वो पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है। ऑप्शन दे देगा सूर्य प्रकाश, दूसरा ऑप्शन दे देगा क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपके CO2 और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। योर आंसर विल बी, आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी चीजें अगर नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी। वो पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निर्माण होता है हवा का, पानी का, भोजन का, तो मेनली भोजन का निर्माण होता है किसमें, पादपों में। तो बात को समझना, प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन याद रखनी है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, किस में होगी ये क्रिया, क्लोरोफिल में, और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों के हरित लवक में होता है। निर्माण किस चीज का होता है, ग्लूकोज का होता है भैया। एक सवाल और बनता है, गैस कौन सी निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको ये सारी चीजें पूछी जा सकती है कि कौन सी गैस काम आएगी। जैसे मैं आपके लिख देता हूं, सारे पॉइंट्स में आपके लिख देता हूं। मैं PS लिख रहा हूं भैया। प्रकाश संश्लेषण को शॉर्ट में बोलते हैं PS मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस। तो मैं लिख सकता हूं कि PS क्रिया में प्रयुक्त गैस, मैं पॉइंट बना करके लिख रहा हूं, फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त गैस। अरे PS का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस, PS में प्रयुक्त गैस। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है भैया, अभी अपन लिख देंगे। दूसरा मैं लिख सकता हूं फोटोसिंथेसिस PS में विमुक्त गैस। विमुक्त मतलब क्या, निकलने वाली गैस, विमुक्त गैस। अरे फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस PS क्रिया है। मैं लिख सकता हूं फोटोसिंथेसिस क्रिया है, PS क्रिया है। आप बोलोगे सर क्या, अभी देख लेते हैं। मैं और क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं कि एक प्रकार की है, एक और लिख सकता हूं PS क्रिया की गति, PS क्रिया की गति, प्रकाश संश्लेषण की गति। आप बोलोगे सर ये सारी चीजें क्या है, मैं बता देता हूं। मैंने कहा PS में प्रयुक्त गैस, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस वो होती है भैया CO2। क्या होती है, CO2, ये आपके सामने लिखी हुई। ये बोल रहा है PS में विमुक्त गैस यानी निकलने वाली गैस, तो भैया आपको दिख रही है कि निकलने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। निकलने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, और प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, CO2। PS क्रिया है क्या, ये कौन सी क्रिया है, तो मैं बोलूंगा ये है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, मैं भी आपको आगे के पॉइंट्स में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बीच में अंतर करवाऊंगा। सॉरी, मैं नेक्स्ट अपने आगे आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर कराऊंगा। कहा जाता है ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। PS की क्रिया गति मतलब ये एक तीव्र गति की अभिक्रिया भैया। कौन सी है ये,
ये तीव्र गति की अभिक्रिया है, यानी कि फास्टली संपन्न होती है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि आपके एक सवाल ऐसा आता है पादपों में, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से लिखा देता हूं, पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से निर्मित उत्पाद आपको पता है मेनली क्या है, ग्लूकोज है, और अपने लिए क्या है, ऑक्सीजन है, यानी अपन पादपों द्वारा जनित ऑक्सीजन पर आश्रित रहते हैं। एक ऐसा बोला जाता है पादपों का संग्रहित भोजन, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये तो साइटोलॉजी में, पादप का संग्रहित भोजन। पादप का संग्रहित भोजन क्या होता है जवानों? पादप का संग्रहित भोजन पादप का संग्रहित भोजन होता है स्टार्च। क्या होता है जवानों? स्टार्च होता है भैया, लिख लें साथ में। और यहीं पे मैं लिखवा देता हूं जंतुओं का संग्रहित भोजन, एनिमल्स का जो संग्रहित भोजन होता है, जंतुओं का संग्रहित भोजन बराबर होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन, लिख लें साथ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में किसकी, एक और अभिक्रिया की जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है जवानों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। सर ये क्या है? मैं आपको पहले अम्ल क्षार लवण में पढ़ा चुका हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने कहा था जब अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और लवण और जल बन जाता है, लवण प्लस जल बन जाता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा था। और मैंने उस टाइम एक एग्जाम्पल लिया था HCl प्लस NaOH। HCl क्या? अम्ल, NaOH क्या? क्षार, और मैंने बनाया था NaCl क्या? लवण प्लस H2O। यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया थी। भैया समझ लें इसको ढंग से। मैंने आपको कहा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला अपन ने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, फिर अपन ने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, अब अपन पढ़ रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिस क्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH से NaCl प्लस H2O। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सी अभिक्रिया। नेक्स्ट टाइप की जो अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें अपन देखते हैं, कंपैरेटिवली चलते हैं। एक लेते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक तरफ अपन लेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक तरफ अपन लेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक तरफ अपन लेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप खुद समझ गए होंगे कि इनको कंपैरेटिवली क्यों पढ़ना है, क्योंकि इनमें खाली एक बात का ही अंतर है, बाकी तो चीजें सेम ही है। एंडो, इसका इंग्लिश होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर ये चीजें क्या है तो समझना इस चीज को। एक तरफ अपन देख रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक तरफ अपन देख रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर। अब आप समझ गए होंगे। मैं एक बात समझाना चाहूंगा, यहाँ कहते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया संपन्न होने के बाद ऊष्मा निकलती है, यानी पात्र जो होता है वो गर्म हो जाता है। अरे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस किसी भी पात्र में, जिस किसी भी कंटेनर में संपन्न होती है, कहा जाता है कि वह अभिक्रिया होने के बाद वह कंटेनर गर्म हो जाता है, वह पात्र गर्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। जबकि एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए कहा जाता है कि जिस कंटेनर में होती है वह तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको ऊष्मा नहीं दोगे। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूं इसमें, किसमें भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और इधर मैं क्या लिखूंगा? ऊष्माशोषी में
इसमें किसमें, उष्मा शोषी में, एंडोथर्मिक में, इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। बात आप समझ गए होंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाद उष्मा का उत्सर्जन होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाद उष्मा का उत्सर्जन होता है, वह तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया संपन्न होने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, वो कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, और इधर मैं लिख सकता हूं उष्मा देनी पड़ती है। अरे यानी इधर तो ऊर्जा देनी पड़ेगी और उधर निकलेगी, उष्मा देनी पड़ती है। कैसे, पहले मैं इनके बता देता हूं आपको एग्जाम्पल। ऐसा कहा जाता है कि मैं यूं कहूंगा कि श्वसन की जो क्रिया होती है, अपने जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, वो एक प्रकार की उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और मैं बोल सकता हूं साग सब्जियां जो होती है उनका विघटन होना भी एक तरह का उष्माक्षेपी प्रोसेस है, साग सब्जियों का विघटन। कैसे सर, अभी बताएंगे सब के सब चीजें। और मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, जल में चूना का घुलना, जल में चूना पत्थर का घुलना। और क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ग्रेफाइट का दहन। मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेफाइट का दहन। ग्रेफाइट क्या होता है भैया, कार्बन। मैं लिख सकता हूं कार्बन प्लस, ये क्या है आपका, ग्रेफाइट है। ये क्या है, ग्रेफाइट है। मैं लिख सकता हूं कार्बन प्लस O2 से CO2। अभी अपन ने कहां पे पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया में। यहां लिखूंगा प्लस 44 किलो कैलोरी, 44 किलो कैलोरी। ये क्या है, अभी समझाते हैं। और मैं लिख सकता हूं N2 प्लस 3H2 से 2NH3। ये क्या है, अभी बताते हैं, प्लस 10.5 किलो कैलोरी। यहां लिखूंगा मैं Fe क्या है, आयरन। अभी इधर वाले एग्जांपल्स लिखवा दो सर। यस बिल्कुल, उष्मा शोषी के एग्जांपल की बात करूंगा सबसे पहले। अभी आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। यहां लिख सकते हैं आप क्या, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का है उष्मा शोषी प्रक्रम, उष्मा शोषी क्रिया। और क्या लिख सकता हूं मैं, और एग्जांपल्स की बात करूंगा तो जल में चीनी नमक, ग्लूकोज आदि का घुलना। अरे ये चीजें अगर जल में घुलेगी तो वो प्रक्रम कौन सा होगा, उष्मा शोषी प्रक्रम। और एग्जांपल क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, N2 प्लस O2 प्लस, अलग कलर से लिखूंगा, N2 प्लस O2 प्लस, यहां मैं लिखूंगा 42 किलो कैलोरी, और तीर चला दूंगा और लिखूंगा वापस क्या, 2NO। ये क्या है, उष्मा शोषी। कैसे सर, समझा दो। बिल्कुल देखना, मैंने आपको कहा दो प्रकार की, उष्मा के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अपना टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं का, तो दो प्रकार की मैंने कहा, एक होती है उष्माक्षेपी, एक होती है उष्मा शोषी। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जबकि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। बात खत्म। अब मेन अंतर क्या है, ये अभिक्रिया तो जब संपन्न होगी, ये अभिक्रिया तो जब जिस पात्र में होगी, होने के बाद वो पात्र गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। जबकि इसमें कोई पात्र गर्म नहीं होगा, यानी कि ये अभिक्रिया होगी ही नहीं। कब तक, जब तक आप उष्मा दोगे नहीं। कैसे, मैंने इधर लिखा है श्वसन, मैंने इधर लिखा साग सब्जियों का विघटन। भैया जब भी आपके घर में पड़ी हुई कोई साग सब्जियां गल जाती है, सड़ जाती है, तो आप हाथ लगा के देखना, वो थोड़ी सी हॉट होती है, गर्म होती है।
और जल में चूना पत्थर घुलना, ग्रेफाइट का, अरे जब आप कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपका CO2 बनता है, तब साथ में 44 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, यानी कि वो पात्र गर्म हो जाता है, वो जगह गर्म हो जाती है, यानी कि ये अभिक्रिया जब संपन्न होती है, जैसे एक और लिखा हुआ N2+3H2 से 2NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया निर्माण की हाबर प्रोसेस, अमोनिया निर्माण का हाबर प्रक्रम, तो उसमें भी 10.5 किलो कैलोरी। अरे जब कभी भी प्रोडक्ट के साथ में, जब कभी भी उत्पाद के साथ में प्लस ऊर्जा लिखा हुआ होता है ना, प्लस जितनी भी ऊर्जा लिखा होता है ना, उसका मतलब क्या, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जिस भी अभिक्रिया में उत्पाद बनने के बाद में ऊर्जा लिखी हुई होती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई जल में चीनी, अरे आपने देखा होगा ना कि ठंडे पानी में, फ्रिज से निकाल के पानी में कभी चीनी मिला करके देखना, शुगर मिला के देखना, नहीं घुलेगी। जबकि आप किसी पानी को थोड़ा सा गर्म करके अगर उसमें चीनी मिलाओगे, नमक मिलाओगे तो 1 मिनट में घुल जाएगा। यानी ऐसी क्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, ऐसी क्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उष्मा या हीट देनी पड़ती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देख लो N2+O2 अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, तो फिर क्या हुआ, मैंने ऊर्जा दे दी कितनी, 42 किलो कैलोरी, 42 किलो कैलोरी ऊर्जा दे दी। N2+O2 को साथ में पात्र में रखा, क्रिया नहीं हो रही थी, मैंने उष्मा दे दी 42 किलो कैलोरी, ये लो 2NO बन गया। यानी ऐसी क्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा है। ये रही आपके उष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं। नेक्स्ट अपन उठाते हैं विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और अपना मेन एक हल्का सा और छोटा टॉपिक जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें 2 भाग आते हैं, एक ऑक्सीकरण एक अपचयन। देख लेते हैं वो चीजें क्या है, लेकिन अगली क्लास में। अभी के लिए आपको जितनी क्रियाएं दी है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन, वियोजन, प्रकाश संश्लेषण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इन सब को पढ़ें। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अपचयन, उपचयन के बारे में और विस्थापन, द्विविस्थापन के बारे में, और अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहें, धन्यवाद।